चलिए सबको गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? पिछले क्लास में हमने 3 पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर शेयर किया था। पहला पीडीएफ था आपका अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। वो पीडीएफ जो होगी वो यहाँ शायद देखिए। ये होगी इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पहला होगा। पिछले क्लास में हमने 3 पीडीएफ आपको शेयर किए थे व्हाट्सएप के ऊपर। पहला शेयर किया था आपको पहला जो पीडीएफ था वो आपका था अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। किसके बारे में? अकाउंटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में था पीडीएफ। अकाउंटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में था। इसके बाद हमने उसमें बात की थी किसकी? अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात की थी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात हमने की थी। अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ाया था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ाया था। और तीसरी थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। इन 3 के बारे में हमने वहां पर आपको भेजा था और कहा था कि आप इसको क्या करना है, पढ़ना है। और इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो हमारा आपका सिलेबस है, एक आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिकॉग्निशन स्टैंडर्ड, ठीक है, आईएफआरएस, वो भी इसी में इंक्लूड किया गया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ही। मतलब तीनों पीडीएफ में अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कंसेप्ट और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन तीनों की चर्चा उसमें की गई थी। मतलब आपका पूरा का पूरा ये कहीं ना कहीं जो पूरा पार्ट उठा के लिया गया, कहां से लिया गया? 11 से लिया गया। पूरा पार्ट जो उठा के लिया गया कहां से लिया गया है? 11 से उठा के लिया गया है। मतलब 11 का पूरा टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। मतलब इसमें अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड की बात की। ये तीनों का तीनों जो है वो कहां से लिया गया है? आपका 11 से लिया गया। अगर हम यूनिट नंबर 2 की बात करें, अकाउंटिंग ऑडिटिंग की, तो ऑडिटिंग का हमने पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट किया है। जितने भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं, ऑडिटिंग के पूरे पार्ट कंप्लीट किया हमने। उसमें एक पार्ट छूटा हुआ है, ठीक है। उसमें एक पार्ट हमारा छूटा हुआ है। उस पार्ट का नाम है, पार्ट ऑडिटिंग में एक पार्ट छूटा हुआ है हमारा। उस पार्ट का नाम हम बता रहे थे। आप टॉपिक लिख लीजिए, इसमें एक बार हम बता देंगे आपको। ऑडिटिंग पूरा पार्ट हम कंप्लीट किए हुए हैं। ऑडिटिंग का पूरा पार्ट हमने कंप्लीट किया है, जितने आपके सिलेबस में दिए गए थे। इसमें 3 टॉपिक बचते हैं हमारे, 3 टॉपिक बचते हैं। पहला आपका स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, ठीक है। ऑडिटिंग के भी स्टैंडर्ड होते हैं, उसके बारे में। दूसरा है ऑडिटिंग इथिक्स के बारे में।
ऑडिटिंग एथिक्स के बारे में दूसरा जो पढ़ना है हमको। पहला है हमारा स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग एथिक्स, क्योंकि ये नया नया टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की बिल्कुल संभावना बनती है। और एक है CATT, कैट्स, CATT। ये तीन जो हमारे मेजर बच गए हैं अकाउंटिंग ऑडिटिंग पार्ट में, ऑडिटिंग पार्ट में, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब हमने कवर कर दी हैं, ठीक है। चाहे आपका जो मैनेजमेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट हो, टाइप्स ऑफ ऑडिट भी आपको कंप्लीट किया करवाया गया है, जिसमें आपके कॉस्ट ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, जितने भी प्रकार के ऑडिट हैं उन सब का मैंने हिंदी में लिख करके एक्सप्लेनेशन, उसका PDF हमने आपको सेंड कर दिया है। एक बार उसको निश्चित रूप से अपनी कॉपी में नोटिंग जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। क्योंकि वहां पर हमने बहुत महत्वपूर्ण सेक्शंस की चर्चा की है, जिस सेक्शन से क्वेश्चंस कहां पे आएगा, आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग में, मैच ऑफ द फॉलोइंग में उस सेक्शन से आपके क्वेश्चंस बन के आ जाएंगे, ठीक है। तो उस सेक्शन से बन के आएंगे तो उसका मैंने PDF व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा हुआ है, उसको निश्चित रूप से क्या करनी है, नोटिंग करनी है कॉपी पर, उसे पूरा का पूरा ऑडिटिंग पार्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका, जितना सिलेबस में दिया हुआ है। जो तीन नए टॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं, किसके, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग एथिक्स और CATT, कैट्स, इन तीनों का एक PDF कंप्लीट PDF जो है वो हम आपको शेयर कर देंगे। आपको उसमें से क्या करिएगा, एक बार पढ़िएगा, फिर उस पर हम क्लासेस कर देंगे, ठीक है। मैं पहले आपको इसलिए भेज देता हूं कि आप उसको एक बार पढ़ें, उसको नोटिंग करें, उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि क्या है, इसके बाद क्लासेस, उसको पढ़ने में क्या रहेगा, आसानी रहेगा, है ना। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के एंड बेसिक कंसेप्ट ऑडिटिंग के क्वेश्चंस हमने बता दिए थे उसमें, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस बोले, ये आपको टॉपिक मैंने भेज दिया था। और अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट नंबर 1, कौन सा, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 आपके कॉमर्स के अंदर पूरा का पूरा टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3, उसका अगर आपने क्लास नहीं लिया है तो आप जाकर के रिकॉर्डेड क्लास देखिए। रिकॉर्डेड क्लास में, लाइव रिकॉर्डिंग क्लास में आपको सारी की सारी मिल जाएगी रिकॉर्डिंग क्लास में, ठीक है। यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 उसका रिकॉर्डिंग क्लास जरूर देखिए वहां पर, ठीक है। रिकॉर्डिंग क्लास में आपको वहां का सारा कंटेंट मिल जाएगा, ताकि जब मान लीजिए बाद में मॉक टेस्ट, जैसे आप कल ही देखे होंगे आप एप्लीकेशन में मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के 5 मॉक टेस्ट ऐड किए, आज लगभग 6 टेस्ट और ऐड किए जाएंगे टीचिंग वाले पार्ट में, तो 5 और 6 कितने हो जाएंगे, 11। इसी तरह से हर एक यूनिट वाइज आपको लगभग 10, एटलीस्ट कम से कम 10 या 7 या 10 टेस्ट देखने को मिलेंगे, जो कि उसमें 30 मिनट का समय है, 20 क्वेश्चंस दिए गए। इसी तरह से हम कॉमर्स के भी बनवा रहे हैं। तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 अच्छे से आपका रिवीजन होना चाहिए। बाकी यूनिट नंबर 2 हम प्रयास करेंगे इस सप्ताह में आपका पूरा का पूरा कवर हो जाए, ऐसा प्रयास कर रहे हैं हम, है ना। क्योंकि बाकी हिंदी इंग्लिश से थोड़ी समस्या आ जाती है। देखो कॉमर्स है एक्चुअली इंग्लिश का ही चीज, बाकी उनकी रिक्वेस्ट पर हिंदी की जाती है। अब पूरी की पूरी हिंदी कर पाना मेरे लिए भी मुश्किल होगा और आपके लिए भी मुश्किल होगा, इसीलिए हम ऐसा सोचेंगे कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को थोड़ा साथ में लेकर चले, तो इससे अच्छा होने वाला है। बाकी जो चीजें हिंदी में पॉसिबल हैं पेपर 1 वो पूरी की पूरी कर दी गई है आपके लिए, उस पर कोई दिक्कत नहीं किया गया। लेकिन जो चीजें इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो सकती हैं उसको उसी में रहने दीजिए, इससे आपका भी हेडेक कम होगा और मेरा भी हेडेक कम होगा। जहां जो चीज नहीं आती है उसको लिख लीजिए, ठीक है। सबका PDF भेज दिया गया है, जिनने अपने हार्ड कॉपी का पैसा पे किया था उनको हार्ड कॉपी मिल गई है, नहीं है मैं सारा को उठा करके आपको PDF भेज देता हूँ व्हाट्सएप पर। अब बोलिए, मैसेज कर दीजिए ग्रुप में, सॉरी ग्रुप में बोले पर्सनली मैसेज कर दीजिए, मैं उठा कर भेज देता हूँ। अब उसका फोटो से करवा लीजिए, जैसा भी करवाना है करवा लीजिए और वहीं पर उसको हिंदी में लिख दीजिए, ठीक है। अब कंप्लीट हिंदी कहेंगे तो उसमें क्या है, कंप्लीट हिंदी में कंटेंट का अभाव है, बहुत सारे, फिर से एक पूरा का पूरा मशीनरी हमको लगाना पड़ेगा, है ना। तो हिंदी इंग्लिश की कॉम्बिनेशन बैठी रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 उसको मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों कंपाइल क्लासेस ही ली हुई है, तो उस क्लासेस को भी देखनी है। बाकी ऑडिटिंग पार्ट में अगर कोई क्लासेस छूट गया है तो कुछ क्लासेस यहाँ पर आपको एप्लीकेशन में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, वहां देख लीजिए, नहीं तो 2-3 लेक्चर्स यूट्यूब के थ्रू ली गई थी तो वहां आप जाके देख सकते हैं। बाकी उसका एक कंप्लीट जो शॉर्ट नोट्स है, शॉर्ट वो हम आपको भेज दिए, पूरे जो लिखित रूप में नोट्स है, नोट्स के रूप में वो आपको मैंने भेज दिया है, आप वहां से जाकर उसको कवर कर सकते हैं। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 अपने लोगों को टारगेट करना है कि भाई कम से कम ये फर्स्ट वीक जो ना 8-9 दिन में इसको कंप्लीट कर लेना है अपने यहाँ तक, क्योंकि 3 यूनिट अगर कंप्लीट हो गई तो लगभग 30 क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो जाएंगे,
अब तीन यूनिट के मॉक टेस्ट इधर चलते रहेंगे और उधर से आपका नया यूनिट चलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से काम करने, थोड़ा सा अगर मान ली क्लास कभी नहीं होती तो आप रिकॉर्डेड क्लास को देखिए, उसको समझिए, जहां दिक्कत आती है उसको पूछिए, कम से कम बिना पूछे आप सवाल का जवाब हम ना आपको दे पाएंगे और ना आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को देखिए, जहां दिक्कत होती है उसको पूछिए और पूछ करके उसको सॉर्ट आउट निकाल के उसका काम कंप्लीट करिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, 3 पीडीएफ हमने भेजा था अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट के बारे में, स्टैंडर्ड के बारे में और प्रिंसिपल के बारे में, तो मैं आज उसको डिस्कस कर देता हूँ तीनों को, ठीक है। चलिए, ये तीनों 11th के टॉपिक हैं और आपके अकाउंटिंग ऑडिटिंग यूनिट में डाले गए, ठीक है, जिसका हिंदी और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन आपको इस पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आपके एप्लीकेशन पे भी है और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया था। सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग की बात कर रहे हैं एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं। इन दोनों के बारे में बात करें, इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। अगर सबसे पहले हम मान लीजिए बुक कीपिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम स्टार्ट जब भी करते हैं अकाउंटिंग की बात, हमने जब शुरू किया था तो वहां पर हम सबसे पहले किसकी बात रखते हैं? बुक कीपिंग की बात रखते हैं। किसकी बात रखते हैं? बुक कीपिंग की बात रखते हैं। तो बोला बुक कीपिंग के अंदर हम बात करेंगे कि बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग योर कंपनीज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इनटू ऑर्गेनाइज्ड अकाउंट्स ऑन अ डेली बेसिस। जब डेली बेसिस पर क्या किया जाता है, हमारी कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे? उसे बुक कीपिंग कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? बुक कीपिंग कहेंगे। बुक कीपिंग क्या है? तो बुक कीपिंग एक ऐसा प्रोसेस है सर जिस जहां पर हम अपने कंपनी के, बुक कीपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर अपनी कंपनी के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस है, नहीं, बुक कीपिंग के अंतर्गत किसी कंपनी के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस है, कोई कंपनी है, उस कंपनी के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जिसमें मनी की बात की गई, वैसा ट्रांजेक्शन जो मनी से रिलेट करता हो, ऐसा ट्रांजेक्शन जो मनी से रिलेट करता हो, वैसे ट्रांजेक्शंस को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, किस फॉर्म में? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रिकॉर्ड करना। क्या करना? ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रिकॉर्ड करना। तो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जब रिकॉर्ड किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? उसे बुक कीपिंग कहा जाएगा। मतलब बुक कीपिंग का मतलब है किसी कंपनी के मनी से संबंधित, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रिकॉर्ड करना बुक कीपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? बुक कीपिंग कहलाता है। चलिए, ठीक है, इसी को हिंदी इंग्लिश में लिखा के दोनों। इसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? तो पहला ऑब्जेक्टिव है कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट रूप से रिकॉर्ड करना। दूसरा है, ठीक है, लेन देन का पूर्ण अभिलेखन, मतलब कहने का बात है कि इट्स कंसर्न विद कंप्लीट एंड परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल मैनर। मतलब जो आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं वो एक लॉजिकल फॉर्मेट में होना चाहिए और साथ ही साथ उसके जो नियम है उस नियम से वो क्या होने चाहिए? बंधे होने चाहिए। आप ऐसा नहीं कि नियम को छोड़ करके, नियम को ताक पर रख करके चीजों को रिकॉर्ड कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होना है। अगली है असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है, व्यापारिक वित्तीय प्रभाव का अन्वेषण करना, ठीक है। इट्स कंसर्न विद द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन मेड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड अपॉन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज होल। मतलब क्या करना कि किसी बिजनेस की जो एक पूरा टर्म है, बिजनेस टर्म में उसके जो फाइनेंशियल इफेक्ट है उसको क्या करना? असर्टेन करना है। उसके जो फाइनेंशियल इफेक्ट है उसको क्या करना है? असर्टेन करना है। मेथड्स ऑफ बुक कीपिंग सिस्टम, अगर हम मेथड्स की बात करेंगे तो क्या है हमारे पास? दो मेथड है, एक आता है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा आता है हमारा कैसा? डबल एंट्री सिस्टम। अगर सिंगल एंट्री सिस्टम की आप बात करते हैं तो क्या होता है सिंगल एंट्री सिस्टम? बोला सिंगल एंट्री बुक कीपिंग इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड वेयर वन एंट्री इज मेड फॉर ईच ट्रांजैक्शन इन योर बुक्स। मतलब सिंगल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब है कि वहां पर हम किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए केवल क्या करते हैं? एक, ठीक है ना, सिंगल एंट्री बुक कीपिंग इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड वेयर वन एंट्री इज मेड फॉर ईच ट्रांजैक्शन। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए केवल एक ही एंट्री का निर्माण किया जाता है। These transactions are usually maintained in a cash book to track incoming revenue and outgoing expenses. और इस ट्रांजैक्शन को यूजुअली कहां मेंटेन किया जाता है? कैश बुक में मेंटेन किया जाता है कि कितना पैसा आया, इनकमिंग रेवेन्यू आया, और दूसरी कितनी हमारी क्या हो रही है? आउटगोइंग एक्सपेंसेस जा रही है, कितनी आ रही हैं और कितनी जा रही हैं, इन चीजों को देखें। ट्रैक इनकमिंग रेवेन्यू एंड आउटगोइंग एक्सपेंसेस। यू डू नॉट नीड फॉर्मल अकाउंटिंग ट्रेनिंग फॉर द सिंगल एंट्री सिस्टम। और अगर सिंगल एंट्री सिस्टम में किसी चीज को रिकॉर्ड करना है
उसको अकाउंटिंग की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल कैश बुक में ये लिखा जाता है कितना रेवेन्यू आया और कितना पैसा गया, आउटगोइंग और इनकमिंग में यहाँ पर चीजों को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, अगली बात अगर हम करेंगे डबल एंट्री सिस्टम की, डबल एंट्री सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो बोला डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री बुक कीपिंग इज अ मोर रोबस्ट, इट फॉलो द प्रिंसिपल दैट एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, हर एक ट्रांजैक्शन केवल कम से कम 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा ही करेगा, एंड दे आर रिकॉर्डेड एज डेबिट एंड क्रेडिट, और जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में, किस फॉर्म में रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट और क्रेडिट फॉर्म में उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ यू मेक अ सेल ऑफ ₹10, your cash account will be debited from ₹10 and your sales account will be created by the same amount. In the double entry system, the total credits must always equal the total debits. मतलब अगर हम 10 रुपए का सेल किए हैं तो 10 रुपए की वस्तु को क्या करेंगे, यहां से भेजेंगे, सॉरी 10 रुपए का वस्तु क्या हो जाएगा, जाएगा, और 10 रुपए पैसा क्या करेगा, वहां से आएगा, है ना। तो उसे क्या कहेंगे, डबल एंट्री बुक कीपिंग कहेंगे, कि जितना उसका डेबिट हो रहा है उतना ही उसका क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, मतलब उस दोनों में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। अगली है मेथड्स ऑफ बुक कीपिंग को, फिर उसको डबल एंट्री सिस्टम को हिंदी में लिखा गया, मतलब एक स्लाइड में आपको हिंदी लिखी गई है और एक स्लाइड में आपको इंग्लिश लिखी हुई है। अब इससे बेहतर नहीं किया सकता, बाकी इसको क्या करना है, पढ़ करके समझ करके अपनी भाषा में उसको जरूर लिखनी है। ठीक है, ये नहीं कि सर पीडीएफ दे दिए अब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी पढ़ने की जरूरत है। आप डेली बेसिस पे जो क्लासेस ले रहे हैं, डेली बेसिस पे आपको जो क्लासेस चल रही हैं, उसको क्या करना है, अच्छे से निचोड़ निकालना है। क्या करना है, उसका अच्छे से निचोड़ निकालना है कि हमने आज सीखा क्या, हमने आज क्या सीखा। जो सर की पीडीएफ थी या सर ने जो क्लास में लिखवाया, उन दोनों को अगर हम मैच करते तो हमने क्या सीखा, इन चीजों का निश्चित रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, बेसिस ऑफ बुक कीपिंग अगली है, कौन सी, बेसिस ऑफ बुक कीपिंग। अभी हमने बात की थी कि मेथड ऑफ बुक कीपिंग, तो मेथड की बात करेंगे तो 2 हो गई, सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एंड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। सिंगल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग में जो भी ट्रांजैक्शंस है उसको यूजुअली कैश बुक में रखा जाता है कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया। ठीक है, जैसे किसी नॉर्मल दुकान वाले को जो खाता भाई देखते हैं कि भाई इतना रुपया का उधार ले गया है, इतना रुपया का हमने बेचा, इतना रुपया का हमने खरीदा, तो वो कहीं ना कहीं सिंगल में आ जाएंगी। जब डबल एंट्री बुक कीपिंग की बात हम करेंगे तो वहां पर जितना डेबिट में होगा उतना ही क्रेडिट में होगा, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों एक साथ चलते रहेंगे। जितना डेबिट में होगा उतना ही क्या होगा, क्रेडिट में होगा, मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों साथ में चलेंगे। दिया हुआ बेसिस ऑफ बुक कीपिंग में द नेक्स्ट स्टेप इज चूजिंग बिटवीन अ कैश और एक्यूरल बेसिस। अब जब बेसिस की बात होगी बुक कीपिंग में तो 2 हो जाएंगे, एक हो जाएगा हमारा कैश बेसिस ऑफ बुक कीपिंग, जब बेसिस की बात होगी तो 2 हो जाएंगे, एक हो जाएगा हमारा कैश बेसिस एंड दूसरा हो जाएगा हमारा क्या, एक्यूरल बेसिस। क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा कैश बेसिस और दूसरा हो जाएगा हमारा कौन सा, एक्यूरल बेसिस ऑफ योर बुक कीपिंग। दिस डिसीजन विल डिपेंड ऑन व्हेन योर बिजनेस रिकॉग्नाइज इट्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। और बेसिस जो है वो डिपेंड करती है कि आपका बिजनेस किस प्रकार से किसी रेवेन्यू को, किसी एक्सपेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, अगर हम बेसिस ऑफ बुक कीपिंग की हम बात करेंगे तो बेसिस ऑफ बुक कीपिंग में कितने हैं, 2 हैं, एक है कैश बेसिस ऑफ बुक कीपिंग और दूसरा है आपका एक्यूरल बेसिस ऑफ बुक कीपिंग। पहला है कैश बेसिस ऑफ बुक कीपिंग और दूसरा है आपका कौन सा, एक्यूरल बेसिस ऑफ बुक कीपिंग। अब हम दोनों की अगर हम बात करते हैं तो बोला कैश बेसिस ऑफ बुक कीपिंग या हम बात करें एक्यूरल बेसिस ऑफ बुक कीपिंग का, ये दोनों डिपेंड करता है किस चीज पर, ये दोनों डिपेंड करता है भाई साहब आपके बिजनेस के जो एक्सपेंसेस हैं और जो रेवेन्यू है उसको किस प्रकार से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है ना, उसको किस प्रकार से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इस पर डिपेंड करता है। बोला इन कैश बेस्ड, इसमें इन कैश बेस्ड you recognize revenue when received cash into your business, expenses recognized when they are paid for। अगर हम बात करते हैं कैश बेसिस की तो बोला कैश बेसिस पे हम तभी ट्रांजैक्शंस को रिकॉग्नाइज करते हैं, मान लीजिए अगर कोई रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज का मतलब है कि जब वह हमें एक्चुअल रूप में कैश के रूप में प्राप्त हो जाए, जब हमें अपने बिजनेस में एक्चुअल रूप में कैश के रूप में प्राप्त हो जाए तो उसे हम क्या मान लेंगे, रेवेन्यू मान लेंगे। और जब हम उसको एक्चुअल रूप में एक्सपेंस के रूप में पे कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका एक्सपेंस हो जाएगा। अगर हम इन कैश बेसिस की बात करते हैं तो भाई एक बिजनेस क्या करता है, वहां पर रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज करता है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करता है, मतलब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है कि भाई अब हमें ये रेवेन्यू कैश के रूप में प्राप्त हो गया है, तो ये हमारे लिए पूरी की पूरी रेवेन्यू बन गई है, और किसी एक्सपेंसेस को हमने पे कर दिया है तो ये हमारे लिए क्या बन गया, एक्सपेंस बन गया। बात समझे, कैश बेसिस में जब एक्चुअल रूप से हमने किसी को पे कर दिया है
या एक्चुअल रूप से हमें कैश के रूप में वो चीजें प्राप्त हो गई हैं, तभी उसे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? तभी उसे रेवेन्यू और एक्सपेंसेस माना जाएगा। क्लियर? इसके बाद आती है एक्यूरल मेथड। कौन सी बेसिस? अब एक्यूरल बेसिस और एक्यूरल मेथड आता है। अगर हम बात करें किसकी? एक्यूरल मेथड की, एक्यूरल बेसिस की बात करेंगे, तो बोला रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न। जैसे हमने कोई रेवेन्यू अर्न किया, उसे हम क्या कर लिए? बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी तक हमें वो रेवेन्यू प्राप्त नहीं हुआ है कैश फॉर्मेट में, लेकिन जैसे ही रेवेन्यू जैसे ही वो अर्न हुआ, जैसे ही वो रेवेन्यू अर्न हुई, हमने इसे क्या कर लिया? रिकॉग्नाइज कर लिया। मतलब बोला रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज अर्न। जैसे ही रेवेन्यू अर्न हुआ, हमने इसको क्या कर लिया? रिकॉग्नाइज कर लिया। सिमिलरली एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इनकर्ड। और एक्सपेंसेस को तभी रिकॉर्ड कर लिया जब वो इनकर्ड हो गया। मतलब जैसे ही लगा कि यहाँ पर कुछ एक्सपेंस हमारा होगा, हमने उसे क्या किया? बुक में रिकॉर्ड कर लिया। क्या कर लिया? उसको हमने उससे बुक में अपने को उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो जैसे ही मान लीजिए कि हमको लगा कि भैया हमारा एक्सपेंस होगा, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया है, या जैसे ही हमारे इनकम अर्न हुई, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया है, उसे क्या कहा जाएगा? सर उसे कहा जाएगा एक्यूरल बेसिस। उसे क्या कहा जाएगा? एक्यूरल बेसिस। क्योंकि कैश बेसिस में जब तक वो हमें एक्चुअल रूप में प्राप्त ना हो जाए, या जब तक उसके लिए हम पे ना करें, तब तक उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही बात आती है एक्यूरल बेसिस की, जैसे ही वो हमें क्या होता है? अर्न हो जाता है, या जैसे ही एक्सपेंसेस इनकर्ड हो जाते हैं, हम उसे क्या करते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या करते हैं? उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्लियर? इसके बाद प्रोसीजर्स ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करेंगे, तो सबसे पहला कौन सा? जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर हम अकाउंटिंग की प्रोसीजर की बात करेंगे, तो पहला कौन सा आएगा हमारा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट करना, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एंड दूसरा क्या आएगा? यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पहला क्या करना? कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या करना? जनरेट करना। प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करेंगे, तो वहां पर दो चीजें आएंगी। पहला कौन सा? कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट करना, और दूसरा कौन सा? यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करना। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करना और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जनरेट करना। जिसमें सबसे पहला कौन सा आएगा? रिकॉर्डिंग। अगर जनरेट करना है किसी चीज को, तो सबसे पहले क्या करना होगा? उस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना होगा। फिर आ जाएंगे कौन सी? क्लासिफाइंग। फिर आ जाएंगे कौन सी? समराइजिंग। और जैसे ही यहाँ पर हम इन तीनों की बात करते हैं, इन तीनों में कौन कौन सा आ जाता है जो आप पढ़े हुए हैं 11th में? जर्नल। जर्नल में क्या करते हैं? चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। अगली कौन सी? लेजर। और समराइजिंग का मतलब ट्रायल बैलेंस। समराइजिंग का मतलब ट्रायल बैलेंस। कौन कौन सा भाई आ गया हमारा? कौन कौन सा आ गया वहां पर आ गया कौन सा भाई? जर्नल, रिकॉर्डिंग, जनरेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल, क्लासिफाइंग, लेजर, हर एक अकाउंट का, हर एक जितने भी जर्नल में अलग अलग अकाउंट में हमने एंट्री की है, उन सभी अकाउंट्स को अलग अलग सेपरेट करना। एंड तीसरी समराइजिंग, उसको क्या कहेंगे? ट्रायल बैलेंस। क्या कहेंगे उसको? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये आ जाएंगे कहां पर? जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दूसरी चीज आ जाएंगी कौन सी? एनालाइजिंग। कौन सी? एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तीसरी तीन चीज आ जाएंगी, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अब जैसे एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग की बात आ जाएंगी एंड कम्युनिकेटिंग की बात आ जाएंगी, यहां पर हम सीधे कहां पर पहुंच जाते हैं? फाइनल अकाउंट में पहुंच जाते हैं। कहां पर आते हैं? फाइनल अकाउंट से पहुंच जाते हैं। भाई इन तीनों के मदद से हमने फाइनल अकाउंट तैयार किया। अब जैसे ही हम फाइनल अकाउंट की बात करते हैं, तो वहां पर फिर दो चीजें आ जाती हैं। कौन सी? इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो फिर वहां पर दो चीजें आ जाती हैं। कौन सी? कि भाई जो बिजनेस है वो क्या है? ट्रेडिंग वाला है या मैन्युफैक्चरिंग वाला है? बिजनेस कौन सा है? ट्रेडिंग वाला है या मैन्युफैक्चरिंग वाला है? तो अगर भाई साहब ट्रेडिंग वाला है, तो ट्रेडिंग वाला क्या बनाएगा? ट्रेडिंग वाला क्या बनाएगा? ट्रेडिंग वाला केवल और केवल बनाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग वाला क्या बनाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
और जैसे ही बैलेंस शीट की और अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग वाला है, मैन्युफैक्चरिंग वाला है तो सबसे पहले क्या बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा, इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा, और लास्ट में क्या बनाएगा, बैलेंस शीट। लास्ट में क्या बनाएगा, बैलेंस शीट। ठीक है, तो भाई अगर जैसे ही अगर हम प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं तो वहां दो चीजें आ जाएंगी, जनरेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अब जनरेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या जाएगा, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब जर्नल, क्लासिफाइंग का मतलब लेजर, समराइजिंग का मतलब ट्रायल बैलेंस। और उसके बाद आ जाती है यूजिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इसमें क्या आ जाएगा, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग। ठीक है, अब एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग में आ जाएगा तो क्या आ जाएंगे, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट जैसे आ जाएंगे तो दो चीजें आ जाएंगी, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट की बात करेंगे तो फिर दो चीजें कि बिजनेस कैसा है, ट्रेडिंग वाला है, मैन्युफैक्चरिंग वाला है। अगर ट्रेडिंग वाला है तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में बैलेंस शीट तो बना ही रहे हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग वाला है तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं किसकी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस की। सबसे पहला कौन सा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, क्योंकि हम बात इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग है, जो हमारा अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग है वो बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। जब हम आईसीटी पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे ना कंप्यूटर के बारे में, बिल्कुल कैसा काम करता है, कंप्यूटर की तरह काम करता है। बिल्कुल किस तरह से, कंप्यूटर की तरफ से, जिसमें हम इनपुट, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की बात करते हैं। इनपुट, प्रोसेस और हम किसकी बात करते हैं, आउटपुट की बात करते हैं। इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट की बात करते हैं। अगर हम इनपुट की बात करें, इनपुट में क्या हो जाएगा, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शन को क्या करना, आइडेंटिफाई करना, क्योंकि हम केवल किस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, फिनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। हम किस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जो फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या वो ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर का है या नहीं। और फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शन की बात हमने बता ही दी है, क्या कहा आपको, कि वह ट्रांजेक्शन जो मनी से संबंधित हो वो क्या कहलाएगा, फाइनेंशियल नेचर ट्रांजेक्शंस कहलाएगा। और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले उसको क्या करना, आइडेंटिफाई करना। तो पहला क्या जाएगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शन मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स। मतलब किसी भी इकोनॉमिक इवेंट्स, ट्रांजेक्शंस को अगर फाइनेंशियल टर्म में मेजर किया जाए उसको आइडेंटिफाई करना। मतलब फाइनेंशियल टर्म्स में कोई भी इवेंट्स, किसी भी मतलब संस्थान में कोई घटना, ऐसी घटना जिसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रूप में, फाइनेंशियल टर्म में उसको क्या किया जाए, फाइनेंशियल टर्म में उसको मेजर किया जाए। फाइनेंशियल टर्म में किसी भी ट्रांजैक्शन को मेजर किया जाए, मतलब उसमें मनी के रूप में उसको माप सकते हैं। तो जिस चीजों को मनी के रूप में माप कर सकते हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन हो जाएगा। और फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहचान लेंगे, और यही इनपुट के रूप में क्या करेगा, अकाउंटिंग में प्रवेश करेगा। यही इनपुट के रूप में क्या करेगा, अकाउंटिंग में प्रवेश करेगा। और अब उस वहां पर क्या हो जाएंगे, एक प्रोसेस वाली बात शुरू हो जाएगी। क्या हो जाएंगे वहां पर, प्रोसेस वाली बात शुरू हो जाएंगे, जिस प्रोसेस में पूरा का पूरा कौन क्या काम करेगा, अकाउंटिंग साइकिल हमारा काम करेगा। उस प्रोसेस में हमारा क्या काम करेगा, अकाउंटिंग साइकिल काम करेगा। अगर हम अकाउंटिंग में जो प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, जिस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, उस प्रोसेस में क्या होगा वहां शामिल, उस प्रोसेस में अकाउंटिंग साइकिल हमारा पूरा शामिल हो जाएगा। जिसमें सबसे पहला कौन सा, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री बुक्स में क्या करना, चीजों को रिकॉर्ड करना। पोस्टिंग टू द लेजर, पोस्टिंग टू द लेजर, उसको लेजर में फिर पोस्ट करना। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना। और प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, फिर फाइनल अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं। तो भाई इनपुट के रूप में हमने क्या किया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को उसके अंदर डाला। फिर उसके बाद प्रोसेस की हम बात करते हैं तो अकाउंटिंग साइकिल, वहां पर हमने उस चीजों को रिकॉर्ड किया, पोस्ट किया, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया और फाइनल अकाउंट्स बनाए। इसके बाद लास्ट हमारा क्या निकल के आ रहा है वहां से, सर आउटपुट निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है वहां पर, सर लास्ट हमारा वहां से आउटपुट निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, आउटपुट निकल के आ रहा है। आउटपुट में जो सूचना वहां से निकल के आ रही है उसके दो यूजर्स होते हैं, क्योंकि
भाई आपका बिजनेस कैसे वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है, वो कोई अंदर घुस के नहीं देखेगा, वो देखेगा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को जो कि आपने प्रिपेयर किया है। तो जो इंफॉर्मेशन हमने गैदर किया है वो इंफॉर्मेशन अब आउटपुट के रूप में बाहर निकल रहा है। अब बाहर निकल रहा है आउटपुट के रूप में, तो उस इंफॉर्मेशन के यूजर्स जो है वो दो तरह के हैं, एक है आपका इंटरनल यूजर्स और दूसरा है आपका एक्सटर्नल यूजर्स। उस इंफॉर्मेशन के दो यूजर्स है, एक है आपका इंटरनल यूजर और दूसरा है आपका एक्सटर्नल यूजर। अगर इंटरनल यूजर्स की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इंटरनल यूजर्स की हम बात करते हैं, तो इंटरनल यूजर्स में हमारा क्या आ जाएगा, इंटरनल यूजर्स में आ जाएगा हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसके बाद पार्टनर्स, मैनेजर्स, ऑफिसर्स। ये सारे इंटरनल यूजर्स हैं जो कंपनी के अंदर वाले व्यक्ति हैं ऑर्गेनाइजेशन के। एक्सटर्नल यूजर की अगर हम बात करेंगे तो सर उसमें आएगा हमारा इन्वेस्टर, लैंडर्स, सप्लायर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज, कस्टमर्स। ठीक है, आपका बिजनेस कैसे रन कर रहा है, क्या चीजें आपके बिजनेस में हैं, वो किसी इन्वेस्टर को अगर समझना है तो वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब जो सूचना आपने गैदर करके प्रोसेस करके आगे प्रेजेंट की है उसको देख करके वो इन्वेस्ट करेगा। जो लेंडर्स आपको उधार दिया हुआ है वो भी देखेगा कि भाई आप सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। किसी सप्लायर को आपको उधारी देना है तो वो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही मेजर करता है, उसको ही, उस सूचना का ही यूज करता है, क्या करने के लिए, आपकी स्थिति को जानने के लिए। इसके बाद गवर्नमेंट एजेंसी, जो अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसी है जैसी टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, इसके बाद जीएसटी डिपार्टमेंट है, तो वो सभी क्या करते हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर ही क्या करते हैं, उस पर काम करते हैं। अगली है कस्टमर्स, जो कस्टमर हैं, जो कस्टमर हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो भी आपके जो सूचनाएं हैं उन्हीं को देख करके आपके साथ क्या करते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी अच्छी है, इसका फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अच्छा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी है, तो निश्चित रूप से ये क्या कर रहा है, सही काम निश्चित रूप से कर ही रहा होगा, ऐसा उनके दिमाग में एक चीजें आ जाती हैं। बात क्लियर? चलिए अगली है आपकी, इसी को फिर से हिंदी में बखान करके दिया हुआ है, अब उसको पढ़ लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, कौन सी, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की अगर हम बात करेंगे तो उसमें पहला क्या आ जाएगा, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, ascertainment of result, ascertainment of financial position, communicating information to various users। अब जैसे हम बात करते हैं सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस की, किसकी बात करते हैं, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं। तो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं बुक कीपिंग, और जैसे बुक कीपिंग आ जाती है तो उसमें आ जाएंगी रिकॉर्डिंग जर्नल, क्लासिफाइंग लेजर और समराइजिंग ट्रायल बैलेंस। जैसे हम बात करते हैं असर्टेनमेंट ऑफ क्या रिजल्ट्स की, तो उसमें हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स। इसके बाद हम करते हैं असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की, तो उसमें हम बात करते हैं किसी कर रहे हैं, बैलेंस शीट की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं। और लास्ट हम बात करें किसकी, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की, जहां पर हम सोचते हैं जो ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर, मतलब वेरियस यूजर को क्या करना, अपनी उस इंफॉर्मेशन से कम्युनिकेट करना, और वहां पर क्या आ जाएंगी, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, क्या आ जाएंगी, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ठीक है, तो ये चार, सबसे पहला कौन सा, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, असर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट्स, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स, मतलब अलग अलग यूजर्स को कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन के द्वारा, तो वहां पर हम यूज क्या करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को यूज करते हैं, क्या करते हैं हम यूज, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को यूज करते हैं। ओके, चलिए इसके बाद बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस बताया, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या बताया गया, डिफरेंस बताया गया। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में अगर हम डिफरेंस की बात करेंगे, सबसे पहला क्या है, इट इज अ प्रोसेस कंसर्न विद रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, ये केवल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने की बात करता है, किसकी बात करता है, रिकॉर्ड करने की बात करता है। लेकिन अकाउंटिंग का जो दायरा है वो इससे थोड़ा सा बड़ा है, ये क्या करता है, इट इज अ प्रोसेस कंसर्न विद समराइजिंग ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, जो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड कर लिया गया है, जिस ट्रांजेक्शंस को हमने रिकॉर्ड कर लिया है उस रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन का क्या करना, समराइज करना, क्या करना, उसको समराइज करना। इट कंस्टिट्यूट एज अ बेस ऑफ अकाउंटिंग, या अकाउंटिंग के एक बेस के रूप में इसको कंस्टिट्यूट हम करते हैं। इट इज कंसीडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, और अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो वहां पर उसके लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस के रूप में उसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। उसको किस तरह कंसीडर करते हैं, इट इज कंसीडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस लैंग्वेज के रूप में उसे हम कंसीडर
करते हैं। अगली है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो इस प्रोसेस का पार्ट नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड इन दिस प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर किए जाते हैं किस रूप में किए जाते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड। बुक कीपिंग जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उसी रूप में इसको क्या करेंगे, इसको प्रिपेयर किया जाएगा। अगली है हमारी मैनेजरियल डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन विद द हेल्प ऑफ दीज रिकॉर्ड्स। और मैनेजरियल डिसीजन जो है वो इस मैनेजरियल डिसीजन कैन नॉट टेकन मतलब मैनेजरियल डिसीजन कभी भी बुक कीपिंग के बेस पर नहीं किया जाएगा। मैनेजरियल डिसीजन जब भी किया जाएगा वो किस बेसिस पर? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बेसिस पर किए जाएंगे। अगला है देयर इज नो सब फील्ड ऑफ बुक कीपिंग। मतलब बुक कीपिंग का कोई सब फील्ड नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग की अगर हम सब फील्ड की बात करें तो अकाउंटिंग के अलग अलग फील्ड है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, टैक्स अकाउंटिंग है, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग है, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है। मतलब उसके जो सब फील्ड्स हैं वो बहुत अलग अलग हैं। अगली है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी असर्टेन थ्रू बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स। फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको असर्टेन नहीं किया सकता बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स के द्वारा। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स या रिकॉर्ड्स की बात करें तो वहां पर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस को असर्टेन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? उसको असर्टेन किया जा सकता है। ठीक है, ये रही अंतर कौन से? बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब हम बात करते हैं कि इसमें रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो अगर हम बात करेंगे किसकी? बुक कीपिंग की, तो बुक कीपिंग का दायरा इतना बड़ा है। बुक कीपिंग का दायरा कितना बड़ा? इतना बड़ा है बुक कीपिंग का दायरा। उससे बड़ा दायरा उसमें इंक्लूड हो जाता है, उससे बड़ा दायरा और उसमें इंक्लूड कौन सा हो जाता है? अकाउंटिंग। और उससे बड़ा दायरा उसमें कौन इंक्लूड हो जाता है? अकाउंटेंसी। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें कुछ इस तरह से, इसके अगर हम बात करें कुछ इस तरह से नहीं तो हम ऐसे बात कर सकते हैं। अगर हम लिखते हैं बुक कीपिंग, अगर हम लिखते हैं बुक कीपिंग, तो बुक कीपिंग का जो दायरा भैया इतना बड़ा है। उसके अंदर हम समेट रहे किसको? अकाउंटिंग को समेट रहे हैं। और उसके अंदर हम समेट रहे किसको? अकाउंटेंसी को। किसको? बुक कीपिंग को, अकाउंटिंग को और अकाउंटेंसी को। ये है आपका रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। रिलेशनशिप बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब बात करते हैं किसकी? अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इज अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money transaction and events which are in art of least of a financial character and interpreting the result of the thereof। बोला कि लेखांकन क्या करता है? जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको क्या करना? उसको रिकॉर्ड करने का काम, उसको क्लासिफाई करने का काम, उसे समराइज करने का काम और उसे सिग्निफिकेंट मैनर में, किस मैनर में? सिग्निफिकेंट मैनर में आगे प्रेजेंट करने का जो काम होता है किसका होता है? अकाउंटिंग। किसका काम होता है? अकाउंटिंग का। ठीक है, चलिए अकाउंटिंग यहां हम बात करते हैं। तो बोला अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स। अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट की बात करें तो बोला द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राइमरी ऑफ फाइनेंशियल नेचर अबाउट इकोनॉमिक एंटिटीज दैट इज नीडेड टू बी यूजफुल इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। मतलब किसी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इकोनॉमिक डिसीजन लेनी है तो उस इकोनॉमिक डिसीजन को बनाने के लिए फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शंस को जो कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन के रूप में से हम मेजर करते हैं, इस रूप में से दिखाया जाता है। क्लियर? अगली है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अगली कौन सी हमारी? फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो मेन फंक्शंस कौन सा है हमारा? मेजरमेंट करना। कौन सा करना? मेजरमेंट करना। अगला फोरकास्ट करना। अगला डिसीजन मेकिंग, इसके मापन। सबसे पहले क्या करना? अगर हम बात करते हैं किसकी? मेजरमेंट की। अकाउंटिंग मेजर्स पास्ट परफॉर्मेंस ऑन द बिजनेस एंटिटी एंड डिपिक्ट्स इट्स करंट फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब अकाउंटिंग क्या करता है? जो हमारे पास्ट परफॉर्मेंस है उसको मेजर करने का काम करता है
और आज की जो मतलब अभी करंट में या आने वाले टाइम में जो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन रहने वाला, करंट फाइनेंशियल पोजीशन को क्या करता है, डिपिक्ट करता है। इसके बाद फॉरकास्टिंग, अकाउंटिंग हेल्प्स इन फॉरकास्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजेज यूजिंग पास्ट डेटा एंड एनालाइजिंग ट्रेंड्स। मतलब अगर मतलब अकाउंटिंग की बात करेंगे तो अकाउंटिंग हेल्प करता है हमको किस चीज में, फॉरकास्टिंग फ्यूचर परफॉर्मेंस, जो हमारा फ्यूचर परफॉर्मेंस होने वाला है उसको फॉरकास्ट करने में हमको हेल्प करता है, एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइजेस यूजिंग पास्ट डेटा एंड एनालाइजिंग ट्रेंड्स। मतलब वो फॉरकास्ट करने में भी हमारा मदद करता है। मतलब अकाउंटिंग का एक काम क्या है, फॉरकास्टिंग। मतलब जो आज के सिनेरियो है वो उनको देखते हुए, जो ट्रेंड है उनको देखते हुए आगे की चीजों को क्या करना, फॉरकास्ट करना। क्या करना, आगे की चीजों को फॉरकास्ट करना। वो कहां जाएगा, फॉरकास्टिंग में आ जाएगा। अगली हमारी डिसीजन मेकिंग, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स relevant information to the users of accounts to aid rational decision making। मतलब अगर डिसीजन मेकिंग करना है, मतलब कोई चीज इकोनॉमिक डिसीजन लेना है, तो उसमें भी उसका वो भी काम कौन करता है, अकाउंटिंग करता है। मतलब जिस तरह से उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, जिस जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, उसको बेस बनाकर वो क्या करता है, डिसीजन लेता है। क्या करता है, उसको बेस बनाकर वो डिसीजन लेता है। तो आ जाएगा किसमें, डिसीजन मेकिंग में आ जाएगा। कहां जाएगा, डिसीजन मेकिंग में आ जाएगा। मतलब अगर हम लेखांकन के मूल मेन काम की बात करें तो वह आ जाएगा मेजरमेंट, मापन, फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान, और डिसीजन मेकिंग जो कि है निर्णय लेना। अगली फंक्शंस की हम बात करेंगे, कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन। अकाउंटिंग क्या करता है, कंपैरिजन करता है और इवैल्यूएट करता है। बोला अकाउंटिंग एसेस परफॉर्मेंस अचीव्ड इन रिलेशन टू टारगेट्स एंड डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज and contingent liability which play an important role in predicting, comparing and evaluating the financial result। मतलब अकाउंटिंग एसेस करता है परफॉर्मेंस जो उसने अचीव किया है। मतलब अकाउंटिंग सबसे पहले जिस तक हम पहुंचे हैं उन चीजों को क्या करता है, एसेस करता है। अचीव्ड इन रिलेशन टू टारगेट्स एंड डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड कंटीजेंट लायबिलिटी, मतलब जो संभावित दायित्व है उसके बारे में वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज करता है। विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किस चीज में, इन प्रिडिक्टिंग, कंपेयरिंग एंड इवेल्युएटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट। मतलब जो फाइनेंशियल रिजल्ट हमारे आए हैं उसको प्रिडिक्ट करने में, उसको कंपेयर करने में, उसको इवेल्युएट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कौन, कंपैरिजन एंड इवेल्युएशन। अगली हमारी कौन सी, कंट्रोल। अकाउंटिंग ऑल्सो आइडेंटिफाई वीकनेस ऑफ द ऑपरेशनल सिस्टम। मतलब अकाउंटिंग क्या करता है, जो हमारे ऑपरेशन सिस्टम की वीकनेस है उसको भी वो आइडेंटिफाई करता है, एंड प्रोवाइड्स फीडबैक रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द मेजर एडॉप्टेड टू चेक सच वीकनेस। मतलब और साथ ही साथ हमें फीडबैक प्रोवाइड करता है कि कैसे, मतलब मान लीजिए जो हमारा ऑपरेशनल सिस्टम है उसमें क्या कमियां हैं उसको ढूंढने में ये मदद करता है। और जब हमें कमी मिल जाती है तो इस कमी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस कमी को जो ठीक करने के क्या तरीके हो सकते हैं, इसके बारे में भी हमें बताता है। कौन, अकाउंटिंग। इसको कहते हैं कंट्रोल। क्या कहते हैं उसको, कंट्रोल। अगली हमारी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, उसको हिंदी में दिखा गया, तुलना और मूल्यांकन और फिर नियंत्रण। अगर फंक्शंस की बात करें तो एक और फंक्शन है गवर्नमेंट रेगुलेटिंग एंड टैक्सेशन। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट टू एक्साइज कंट्रोल and join the excise control on the entity as well as collection of tax revenue। मतलब टैक्स कितना, किसी बिजनेस को कितना टैक्स पे करना है सरकार को, है ना, या उसके कौन कौन से रेगुलेशन को फॉलो करने हैं, ये सब में भी अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है। उसका काम है गवर्नमेंट के रेगुलेशन को फॉलो करना और जितना हमारा टैक्स बनता है उस बिजनेस एंटिटी का, उस टैक्स को क्या करना है, भारत सरकार को पे करना है। अगली है अकाउंटिंग साइकिल, जिसके बारे में हमने बात की। किसके बारे में बात की थी, जो हम प्रोसेस के बारे में बात करें तो वहां पर हमने किसकी बात की थी, अकाउंटिंग साइकिल की बात की थी। किसकी बात की थी हमने, अकाउंटिंग साइकिल की बात की थी। अगर हम अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बात करें, ठीक है, किसके बारे में बात करें, अकाउंटिंग साइकिल के बारे में बात करें, तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टर्म आएगा, फर्स्ट जो आएगा वो आएगा हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना। मतलब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या करना, आइडेंटिफाई करना। फिर उसको क्या करना है, रिकॉर्ड करना है जर्नल में। क्या करना है, रिकॉर्ड करना है जर्नल में। अब जर्नल में रिकॉर्ड करने के साथ साथ आपको याद होगा कि हम ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करने के साथ साथ हम ट्रांजैक्शन को सब्सिडरी बुक में भी रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, सब्सिडरी बुक में भी रिकॉर्ड करते हैं। अब सब्सिडरी बुक की जरूरत क्यों पड़ती है, तो कहा गया है कि देखिए अगर मान लीजिए कि जो हमारा जो मतलब एंट्री है, मतलब एंट्री है वो मतलब अगर कम है, मतलब
हम एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो भी हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है उसको हम जर्नल एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जर्नल में एंट्री कर देते हैं और वो चीजें रिकॉर्ड हो जाती है। लेकिन हमारा जो बिजनेस है वो बहुत बड़ा है, मतलब वहां पर ट्रांजेक्शन की संख्या लाखों में है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, जो भी मतलब जैसे सेल्स के लिए हम एक अलग बुक बना लेते हैं, तो जितना भी सेल्स से संबंधित एंट्री हो सेल्स बुक में लिख देते हैं। परचेज के लिए हम एक अलग बुक बना लेते हैं, तो परचेज जितना संबंधित एंट्री है उसको परचेज बुक में लिख देते हैं। सेल्स रिटर्न बना लेते हैं, तो सेल्स रिटर्न संबंधित जितनी भी एंट्री है उसको सेल्स रिटर्न बुक में लिख देते हैं। परचेज रिटर्न लिख देते हैं तो परचेज रिटर्न वाले में लिख देते हैं। मतलब इसी तरह से हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को इधर से उधर, मतलब उसकी जो अलग अलग बुक्स हैं उस सेपरेट बुक्स में उसको हम रख देते हैं। बात समझे। लेकिन अगर हमारा जो एंटिटी है, बिजनेस एंटिटी, वो छोटा है, स्मॉल साइज है उसका, तो फिर हम वहां पर एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, फिर वहां पर हम सिर्फ और सिर्फ उसे जर्नल में रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अगर वो बड़े बिजनेस की हम बात करें तो वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें सब्सिडरी बुक की जरूरत पड़ेगी। और सब्सिडरी बुक में अगर हम बात करेंगे तो आता है हमारा कौन सा, कैश बुक आता है, परचेज बुक आता है, सेल्स बुक आता है, परचेज रिटर्न बुक आता है, सेल्स रिटर्न बुक आता है, बिल्स रिसीवेबल बुक आता है, बिल्स पेबल आता है और जर्नल प्रॉपर आता है। अगर सब्सिडरी बुक की बात करेंगे तो फिर ये सारे आ जाएंगे, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक और जर्नल प्रॉपर, ये सारी चीजें फिर आ जाती है उसमें। ठीक है, तो चीजों को क्या करना है, पहले रिकॉर्ड कर लेना है, और उस रिकॉर्ड करने के बाद उसको क्या करना है, लेजर में पोस्ट करना है, लेजर में पोस्ट करना है और बैलेंस निकालना है, लेजर में पोस्ट करना है और बैलेंस निकालना है। ठीक है, तो भाई अगर मान लीजिए जैसे हम लेजर में पोस्ट करते हैं, तो लेजर की अगर हम बात करेंगे, लेजर में पोस्ट करने की बात करेंगे, तो आपको पता है कि लेजर में क्या दो साइड हो जाती है, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो अगर मान लीजिए डेबिट साइड का योग ज्यादा है और क्रेडिट साइड का योग कम है, तो वहां पर क्या कहेंगे, डेबिट बैलेंस कहेंगे, और डेबिट बैलेंस कहेंगे, और जितनी कमी होगी उसको हम कहां पूरा करेंगे, क्रेडिट साइड में पूरा करेंगे। लेकिन क्रेडिट साइड ज्यादा है टोटल करने के बाद, मतलब सब हमने क्या कर दी, पोस्ट कर दिया, तब हम लास्ट में क्या करते हैं, उसका टोटल करते हैं। तो जब टोटल करते हैं तो क्या देखते हैं कि क्रेडिट साइड हमारा ज्यादा है और डेबिट साइड हमारा कम है। तो जैसे ही क्रेडिट साइड हमारा ज्यादा है और डेबिट साइड हमारा कम है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रेडिट बैलेंस कहेंगे। क्या कहेंगे उस अकाउंट का, इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो कैसा है, क्रेडिट बैलेंस है सर। कैसा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है सर। अब जैसे ही क्रेडिट बैलेंस वाली बात आ जाती है तो फिर वहां पर क्या हो जाएगा, जैसे क्रेडिट बैलेंस वाली बात आ जाएगी तो फिर वहां पर जितना कमी डेबिट साइड में है उस कमी को हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे, उस कमी को क्या करेंगे, हम पूरा करेंगे। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अब उसके बाद हम क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस, समराइज करेंगे ट्रायल बैलेंस। हर एक अकाउंट का जो बैलेंस है उसको क्या करेंगे, कंसीडर करें ट्रायल बैलेंस। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट की बात करते हैं, उसमें क्या आता है हमारा, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, बैलेंस शीट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हम बैलेंस शीट की बात करते हैं लास्ट, जो कि हमारा होगा फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए बनाया गया जो विवरण है उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस शीट। ठीक है, अब इसके बाद अकाउंटेंसी की बात आती है। किसकी बात आती है, अकाउंटेंसी की बात आती है। हमने भाई बुक कीपिंग पढ़ ली, अकाउंटिंग पढ़ ली। इसके बाद जो इस चैप्टर में जो हमारा है वो है अकाउंटेंसी, क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। जो थर्ड जो है हमारा वो है हमारा अकाउंटेंसी, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, लेखा शास्त्र कहते हैं। बोला लेखा शास्त्र की अगर हम बात करेंगे, अगर अकाउंटेंसी की बात करेंगे, तो बोला अकाउंटेंसी रेफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग के प्रैक्टिस हेतु, मतलब उसको प्रैक्टिकल रूप में लाने हेतु जो भी थ्योरी है वो सब कहां, उसको सब कंपाइल करेंगे, कहां पर आएंगे, अकाउंटेंसी में आएंगे। इट एक्सप्लेन हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब ये एक्सप्लेन करता है कि हम कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे। हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कैसे हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को समराइज करेंगे। एंड हाउ टू कम्युनिकेट इट टू द वेरियस यूजर, और इसे हम किस तरह से किसी दूसरे को यूजर्स को कम्युनिकेट करेंगे। इट कंसर्न विद द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स दैट आर यूज इन अकाउंटिंग, और ये पूरा का पूरा संबंधित है किस चीज से, ये पूरा संबंधित है प्रिंसिपल और टेक्निक से, जिसको हम यूज करते हैं कहां पर, अकाउंटिंग में। मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस में जो भी थ्योरी, जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी टेक्निक्स यूज किया जाता है, उन सब को अगर हम एक साथ कंपाइल करें तो वो कहां पे आएंगी, अकाउंटेंसी में। कहां पर आएंगी, अकाउंटेंसी में आएंगी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं अकाउंटेंसी की, तो उसके एक क्या होते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बात करें तो उसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि अगर हम बात करें किसकी,
क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अभी हमने बात की ना कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जिसके अलग अलग यूजर्स होते हैं, तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है हमारा, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है हमारा, उसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? तो सबसे पहले क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो वो क्या होती है? रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होता है वो क्या होता है? विश्वास करने योग्य होता है, और उसी विश्वास के बदले इन्वेस्टर अपना इन्वेस्ट करता है। कोई लेंडर अपना पैसा निश्चित होकर वहां तक चला के चलो भाई अभी रिटर्न नहीं भी कर रहा है तो कोई बात नहीं, बिजनेस से चल ही रही है और एक नहीं तो हमारा पैसा रिटर्न हो ही जाएगा। दूसरा, अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की बात करेंगे और उसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक तो क्या आ जाएगा? रेलेवेंस, प्रासंगिकता। क्या आ जाएंगे उसमें? प्रासंगिकता। अगली अगर हम बात करेंगे क्या जाएंगी? अंडरस्टैंडेबिलिटी, बोधगम्यता। उसकी समझ भी होनी चाहिए, बोधगम होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि हम इजीली उसको समझ जाए। और चौथी होंगी कंपैरेबिलिटी, तुलनीयता, मतलब तुलना करने की बात। रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपैरेबिलिटी, ये सारे हैं क्या? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, गुणात्मक विशेषता। मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अगर गुणात्मक विशेषता की बात करेंगे तो ये चारों आ जाएंगे। कौन कौन सा? रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, रेलेवेंस, प्रासंगिकता, अंडरस्टैंडेबिलिटी, बोधगम्यता, और चौथी कंपैरेबिलिटी, तुलनीयता। ठीक है, चलो यहीं तक थी आपकी कौन सी? अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के जो हमारे क्या है इंट्रोडक्शन पार्ट थे, उसके बारे में। कौन थे? इंट्रोडक्शन पार्ट थे, उसके बारे में बात की थी। इसके बाद दो पीडीएफ हमने और भेजा था आपका, भेजा था पहला कौन सा? एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, एंड दूसरी हमने भेजी थी खिल से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। अब उस दोनों में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझना बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस वहां से और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, चलते 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और चलते फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड दूसरी अकाउंटिंग जो हमारा प्रिंसिपल्स है उसके बारे में, और उसको शॉर्ट में समझा देता हूँ। बाकी आपने पढ़ ही लिया है, और जैसे एक बार क्लास में हो जाएंगे आपको पूरा का पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं।
चलिए नेक्स्ट। चलिए नंबर 2, इसमें अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में पूरी चर्चा है। पूरी चर्चा की किसके बारे में की गई है? अकाउंटिंग कंसेप्ट के बारे में पूरी आपकी चर्चा की गई है। लेकिन उससे करने से पहले आपको हम यहां ले चलते हैं, जो अभी नई हमने नोट्स बनाई है उसमें इन चीजों को मेंशन किया है हमने। क्या मेंशन किया है वो मैं दिखाता हूं। क्या मेंशन किया है तो वो मैं दिखाता हूं। इसको देखिए, ये देखिए। अब अगर इसकी बात करेंगे, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, कौन सा? अकाउंटिंग कंसेप्ट, ठीक है, अकाउंटिंग कंसेप्ट। अब उसमें देखेंगे सबको कंपाइल करके लगभग 13 शायद, ठीक है, 13 को अकाउंटिंग कंसेप्ट बना दिया है। अभी नया वाला जो देखेंगे, नया वाला किताब भी आप देखेंगे तो अकाउंटिंग कंसेप्ट को क्या किया, 13 को एक जगह मिला दिया गया है। लेकिन अगर पुरानी किताब देखेंगे तो वहां पर 3 चीजें देखेंगे आप, अकाउंटिंग एजम्पशंस या कंसेप्ट, अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स, अकाउंटिंग कन्वेंशन। क्या देखेंगे? ये 3 चीजें देखेंगे, अकाउंटिंग एजम्पशंस, अकाउंटिंग या अकाउंटिंग कंसेप्ट, पोस्टुलेट्स एंड कन्वेंशन, ठीक है। लेकिन जब नई किताब हम देखेंगे तो सब में सबको क्या किया गया, एक ही साथ मिला करके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बना दिया गया, ठीक है। क्या कर दिया है, 13 को मिला दिया गया है और ये कहा कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है। तीनों को, तीनों में अलग अलग थे तो सबको लगभग मिलाकर 12-13 आते हैं, और 12-13 का क्या है, एक साथ मिला दिया है। तो जैसे ही 12-13 को एक साथ मिलाया तो वो क्या बन गए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बन गए। क्या बन गए हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। लेकिन अगर पुरानी किताब की आप बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पुरानी किताब की बात करेंगे, तो उसे अकाउंटिंग 3 फॉर्म में पढ़ते थे। वहां पर किसमें पढ़ते थे? 3 रूप में पढ़ते थे, अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स या एजम्पशंस या कंसेप्ट के रूप में, अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स के रूप में, अकाउंटिंग कन्वेंशंस के रूप में। इन 3 रूपों में पढ़ते थे। लेकिन आज की अगर हम बात करेंगे तो आज इन सबको एक साथ मिलाकर क्या बना दिया गया है, अकाउंटिंग कंसेप्ट बता दिया। क्या बना दिया है? अकाउंटिंग कंसेप्ट के रूप में बता दिया गया है। क्लियर? चलिए देखते हैं एक बार। अकाउंटिंग एजम्पशंस, कंसेप्ट, पोस्टुलेट्स, कन्वेंशन की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले किसकी बात की गई है? एजम्पशंस और कंसेप्ट की बात की गई है। तो लिखा गया द नेसेसरी रूल एंड बेसिक थ्योरेटिकल आइडिया। जो बहुत जरूरी रूल है, नियम, तो नेसेसरी रूल और बेसिक थ्योरेटिकल आइडिया, मतलब ऐसी कोई थ्योरेटिकल आइडिया जो कि बिल्कुल बेसिक है, विच आर फंडामेंटल, जो कि फंडामेंटल रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं? फंडामेंटल रूप में जाने जाते हैं। विच आर फंडामेंटल टू अकाउंटिंग प्रैक्टिस, अकाउंटिंग प्रैक्टिस के जो फंडामेंटल ग्रुप में जाने जाते हैं, इज कॉल्ड कंसेप्ट्स एंड एजम्पशंस। उसे क्या कहा जाएगा? कंसेप्ट्स या एजम्पशंस कहा जाएगा। बात समझे कि भाई अकाउंट एजम्पशंस और कंसेप्ट की अगर हम बात करें, ये तो कहा कि द नेसेसरी रूल और बेसिक थ्योरेटिकल आइडिया, जो कि अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के लिए बिल्कुल फंडामेंटल रूप में जाने जाते हैं, मूलभूत रूप में जानी जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या एजम्पशंस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अकाउंटिंग कंसेप्ट्स या एजम्पशंस कहा जाएगा। बात क्लियर? दूसरी है पोस्टुलेट्स, बेसिक assumptions which are accepted by all and do not require any proof of their correctness। वो बेसिक एजम्पशंस, ऊपर में जो बेसिक एजम्पशंस हमने अडॉप्ट किए हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के लिए, तो बोला कि वो बेसिक एजम्पशंस विच आर एक्सेप्टेड बाय ऑल, जो कि सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया हो, सभी ने इसको एक्सेप्ट किया है, और इसको अपनी करेक्टनेस के लिए, अपनी सत्यता के लिए
किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होती। मतलब जो कहा कि जो बेसिक एजम्पशंस अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के फंडामेंटल रूप में जाने जाएंगे उनको हमने क्या कहा, अकाउंटिंग एजम्पशंस कहा, उसको हमने क्या कहा, अकाउंटिंग कंसेप्ट का। और यहां पर कह रहे हैं कि जब हम बात करते हैं पोस्टुलेट्स की बात करते हैं तो कहते हैं कि ऐसा कोई एजम्पशंस या कंसेप्ट्स जो कि सभी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया हो और उसको अपने करेक्टनेस के लिए, अपनी सत्यता के लिए किसी प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, उसको कहते हैं क्या, पोस्टुलेट्स। उसको क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स, है ना। अगली है आपकी कन्वेंशंस। क्या है आपकी, कन्वेंशन। दे कस्टम एंड ट्रेडिशन एज अ गाइड द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट। मतलब अकाउंटिंग स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए जो कस्टम्स, जो ट्रेडिशंस एक गाइड के रूप में काम करता है। जो कस्टम्स, जो ट्रेडिशन क्या करता है, एक गाइड के रूप में काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग स्टेटमेंट। उसे क्या कहते हैं, अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो तीन चीजें अगर हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जो कि 13 है, उससे पहले ये तीन चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। कौन कौन सी देखनी पड़ेंगी, अकाउंटिंग एजम्पशंस कंसेप्ट देखनी पड़ेंगी, अकाउंटिंग पोस्टुलेट्स देखनी पड़ेंगी, अकाउंटिंग कन्वेंशन आपको देखने को मिले। ठीक है, अब इन तीनों को एक साथ मिला दिया गया है और इसका नाम दे दिया गया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर हम कंसेप्ट में देखेंगे तो सबसे पहले आता है ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ये चार कंसेप्ट होते हैं। उसके बाद बिजनेस, जब एजम्पशंस की बात करेंगे तो बिजनेस एंटिटी एजम्पशंस, गोइंग कंसर्न एजम्पशंस, मनी मेजरमेंट एजम्पशंस, अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशंस। ये चार किस में आ जाएंगे, एजम्पशंस ग्रुप में आ जाएंगे। फिर तीन जो है, सॉरी चार आपके किस में आ जाते हैं, कन्वेंशन के रूप में आ जाते हैं। जिसमें पहला आता है फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन, कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी। मतलब 4, 4, 8 और 4, 12, और सबको अब क्या कर दिया है, कंपाइल कर दिया है और उसका नाम दे दिया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट के रूप में, जो कि हमारा नया पीडीएफ बनकर तैयार था। लेकिन उससे पहले ये जानकारी हमको देनी थी। क्यों, क्योंकि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि ये पूछ ले, पुरानी वाली चीजें पूछ ले कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूटेड, किसी चीज को कॉन्स्टिट्यूट किया है, तो वो कॉन्स्टिट्यूट किया है किस चीज को, अकाउंटिंग कंसेप्ट को, अकाउंटिंग एजम्पशंस को, अकाउंटिंग कन्वेंशन को। अब अकाउंटिंग कंसेप्ट में आएंगे तो चार आ जाएंगे, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। एजम्पशंस के रूप में आ जाएंगे तो बिजनेस एंटिटी एजम्पशंस, गोइंग कंसर्न एजम्पशंस, मनी मेजरमेंट एजम्पशंस एंड अकाउंटिंग पीरियड एजम्पशंस। ठीक है, इसके बाद अगर हम कन्वेंशन की बात करेंगे, अकाउंटिंग कन्वेंशन की बात करेंगे, तो पहला आ जाएगा फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी। ठीक है, तो ये 4, 4, 8 और 4, 12, मतलब 12 को मिलाकर के अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल का नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए एक हो जाएगा एक्यूअल कंसेप्ट, तो हो जाएगा 13वां कंसेप्ट। कितने हो गए, 5, और इसमें कितने कितने हो गए, 4, 4 लोग, टोटल मिलाकर क्या हो गया, 13। अब यहां पर उसको अच्छे से डिफाइन किया गया है। यहां पर देखो को एक साथ कहा गया अकाउंट कंसेप्ट प्रिंसिपल कन्वेंशंस, कंसेप्ट प्रिंसिपल कन्वेंशन सबको मिला करके सीधा सीधा नाम दे दिया है, कंसेप्ट के रूप में नाम दे दिया है। सबसे पहले है एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, एक्यूरल कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी। 13 को एक साथ मिला दिया। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है यहाँ पर, तो क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, जो क्वेश्चंस के जो बड़े पैटर्न, अच्छे पैटर्न होते हैं वो होते हैं मैच ऑफ द फॉलोइंग। एक तरफ 4 आपको कंसेप्ट दे दिया गया और उसके जो कोर पॉइंट्स हैं, कोर मीनिंग्स हैं, उसको एक साइड दे दिया और मैच करने के लिए दे दिया। अब इसमें होता क्या है कि देखिए, अगर नॉर्मली पूछना है तो एक ही कंसेप्ट पूछ सकते हैं, लेकिन अगर मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लिए तो हमें कम से कम 4 कंसेप्ट पूछने का अवसर मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर ये 13 कंसेप्ट
कहीं ना कहीं इससे एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है। ठीक है, 13 कंसेप्ट से एक क्वेश्चन निकल के आ ही जाएगा। अभी जो आपने पहली जो पीडीएफ पढ़ी है वो आपके बेसिक नॉलेज के लिए थी। अभी जो क्वेश्चन, अभी जो पीडीएफ आप पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट, वहां से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से निकल के आएगा। और कल जो मैं पढ़ाने वाला हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वहां से भी एक निश्चित रूप से निकल के आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात अगर हम करते हैं तो अकाउंटिंग कंसेप्ट में बोला इसको अवधारणा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अवधारणा कहते हैं। फिर प्रिंसिपल को भी डिफाइन किया हुआ है, कन्वेंशन को भी डिफाइन किया हुआ है, जो कि हम पहले बता चुके हैं। जिसमें सबसे पहला हमने दिया हुआ एक नाम किसका? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। पहला नाम है हमारा कौन सा? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अगर हम बात करते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की तो बोला दिस अकाउंटिंग कंसेप्ट सेपरेट द बिजनेस फ्रॉम इट्स ओनर। इस कंसेप्ट के अनुसार एक बिजनेस जो है अपने ओनर से बिल्कुल भिन्न होता है। फॉर as far as accounting is concerned, the owner of the business are two separate entity। बिजनेस और उसके ओनर दो अलग अलग सेपरेट एंटिटी के रूप में यहां पर जाने जाते हैं। उसमें जाने जाते हैं, दो अलग अलग सेपरेट एंटिटी के रूप में जाने जाते हैं। This will help the accountant identify the business transactions from the personal ones। और यहाँ पर अकाउंटेंट क्या करता है? जो उसके ओनर्स हैं उसका जो पर्सनल जो ट्रांजैक्शन है उसको अलग रखता है और जो बिजनेस के ट्रांजैक्शन है उसको अलग रखता है, क्योंकि बिजनेस और वो उसका ओनर दो अलग अलग व्यक्ति है। ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, एओपी एटसेट्रा must follow this assumption. So for example, if the owner brings in additional capital into the business, we will treat this as a liability on the balance sheet of the business। अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल के रूप में, if the owner brings additional capital, जैसे ही ओनर क्या करता है एडिशनल कैपिटल लेकर के आता है, कहां पर? जैसे ही ओनर क्या करता है एडिशनल कैपिटल लेकर के आता है बिजनेस के अंदर इनटू द बिजनेस, वी विल ट्रीट, उसको हम ट्रीट करते हैं, क्या करते हैं? एक लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करते हैं, एज अ लायबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के बैलेंस शीट में उसको हम क्या करते हैं? लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करते हैं। किस रूप में ट्रीट करते हैं? लायबिलिटी के रूप में ट्रीट करते हैं, है ना। उसको कहते हैं बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। अगली है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। दूसरी कौन सी है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। कौन सी कंसेप्ट? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। बोले कि अगर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की हम बात करें, किसकी बात करें? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की हम बात करें, बोला दिस अकाउंटिंग कंसेप्ट स्टेट दैट ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विल फाइंड अ प्लेस इन अकाउंटिंग। केवल और केवल अकाउंटिंग के अंदर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही स्थान दिया गया है। केवल और केवल अकाउंटिंग में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ही स्थान दिया गया है। ओनली दोज बिजनेस एक्टिविटी दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स विल बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। मतलब जिन चीजों को केवल मॉनेटरी टर्म में दिखाएंगे उसी को केवल अकाउंटिंग में क्या करना? रिकॉर्ड करना है, बाकी चीजों को रिकॉर्ड नहीं करना। एनी अदर ट्रांजैक्शन नो मैटर हाउ सिग्निफिकेंट विल नॉट फाइंड अ प्लेस इन द फाइनेंशियल अकाउंट। और दूसरे कितने भी महत्वपूर्ण कोई ट्रांजैक्शन क्यों ना हो जाए, वहां पर उन चीजों को कंसिडर आउट नहीं किया जाएगा। बात समझे? अगर बात हम करते हैं मनी बिजनेस एंटिटी की, तो वहां पर हमने क्या कहा कि बिजनेस के ओनर और बिजनेस एंटिटी, बिजनेस दोनों अलग अलग सेपरेट एंटिटी है, तो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को अलग से रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके जो ओनर के अपने पर्सनल ट्रांजैक्शन है उसको अलग रखा जाएगा। ठीक है, फिर हम बात कर रहे हैं मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की, कि अकाउंटिंग के अंदर केवल और केवल फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है, दूसरे अन्य किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो ना किया जाता है। क्लियर है टर्म? जिस चीजों को मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं केवल उसी को रिकॉर्ड करेंगे, दूसरी चीजों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगली है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अगर हम बात करेंगे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, किसकी बात करेंगे? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की बात करेंगे। तो बोला द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट assume that a business will continue to operate क्या लिखा है? इनडिफाइनाइटली, मतलब कि जो बिजनेस है वो अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। कोई भी व्यक्ति बिजनेस इसलिए नहीं करता कि आज शुरू कर रहे हैं और कल उसको क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं। वो बिजनेस इसलिए करता है कि वो अनवरत रूप से लंबे समय तक चलता रहे। So it assume that for the foreseeable future the business will not be
वाइंडिंग अप, फ्यूचर में उसे हम वाइंड अप नहीं करने वाले हैं, बाकी वो लंबा चलने वाला है। दिस लीड्स टू द assumption that the business will not have to sell its assets anytime soon and it will meet all its obligation as well. So it justifies the financial statement as a part of continuous series of statement. The current statements are tentative and only reflect the financial position of the particular period of time. मतलब कि भाई बिजनेस जो है वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पर चलता है, मतलब कि लंबे समय तक चलने वाला है, ठीक है। क्योंकि आज हम कोई चीज शुरू कर रहे हैं तो ये सोच के नहीं शुरू करते कि कल इसको हमको बंद करना है, हम इस सोच के चलते हैं कि ये हमें लंबे लेकर के चलने हैं। क्या करने हैं? लंबे लेकर के चलने हैं। इसको कहते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्या कहते हैं इसको? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। एक मिनट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अगली हमारी अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अगली कौन सी है? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब बात करेंगे अगर अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट की, तब कहते हैं ना कि हर एक समय हमको फाइनेंशियल ईयर, अपना अकाउंटिंग ईयर देखना पड़ता है। तो भाई अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट जो बोला कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू इट्स नीड्स चूज अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम टू कंप्लीट एन अकाउंटिंग साइकिल। मतलब हर एक बिजनेस अपने सुविधा अनुसार, हर एक बिजनेस अपने सुविधा अनुसार अकाउंटिंग साइकिल को क्या करता है? चूज करता है। जनरली द टाइम चूजन इज अ ईयर वी कॉल द अकाउंटिंग ईयर। और जो वो एक साल चूज करता है उसे क्या कहते हैं? अकाउंटिंग ईयर कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। द टाइम पीरियड इज मेंशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन होता है। अब ये करने की जरूरत क्यों है? कि सो द इनडिफाइनाइट लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस जो है वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अभी हमने पढ़ाया है कि वो लंबे समय तक चलेगा। अब लंबे समय तक चलेगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि भाई हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या हमारी स्थिति कैसी है, या किसी स्टेक होल्डर को कैसे पता चलेगा? तो कहा कि बिजनेस तो लंबे समय तक चलने वाला है, तो एक काम करो, तो उसे क्या करो? एक एक साल की पीरियड में डिवाइड करो और ये देखना है कि इस साल के पीरियड में हमने क्या अचीव किया, कितनी प्रोडक्शन की, कितना हमारा बैलेंस शीट चढ़ा है। फिर अगले वाले में अगले तरह से देखना है। तो बस इस तरह से तुम करते रहोगे तो क्या होगा कि मतलब जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनको सूचना मिलती रहेंगी, है ना कि अगर मान ली लंबे समय तक चलने वाले हैं तो भाई प्रॉफिट हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, बैलेंस शीट हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा कितना लायबिलिटी है, कितना एसेट्स है। तो इन सब को क्या करने के लिए, सही तरह से जानकारी के लिए कहा गया कि आप क्या करिए, आप करिए है कि आप एक अकाउंटिंग ईयर बना लीजिए, एक पीरियड डिसाइड कर लीजिए और उस पीरियड के बीच में देखनी है कि भाई हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में आ रहे हैं। अगली हमारी है कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट बोला कि कॉस्ट कंसेप्ट की बात हम करेंगे तो बोला कि जितने भी फर्म की संपत्ति है उनको खरीद मूल्य पर लिखना है। क्या करना है? उनको खरीद मूल्य पर रिकॉर्ड करना है। क्या करना है? हमको खरीद मूल्य पर रिकॉर्ड करना है, जिसमें सबसे पहला क्या होगा? जो उसका अधिग्रहण करने की लागत है वो, प्लस उसमें जो परिवहन में लगा है वो, उसकी स्थापना में जो एस्टेब्लिशमेंट में लगा है वो, इन तीनों को क्या करना है? एक साथ ऐड करना है। कॉस्ट की यहां पर हम बात करेंगे तो फर्म की जितनी अधिग्रहण करने की लागत है वो, परिवहन लागत है वो, और दूसरी स्थापना की लागत है वो, इन तीनों को क्या करना है? ऐड करना है। और उसके बाद जो कॉस्ट बनेगा, ठीक है, उसके बाद जो क्या बनेगा, उसके बाद जो कॉस्ट बनेगा, उसी कॉस्ट पर क्या करना है? उस एसेट्स को, उसी कॉस्ट पर उस एसेट्स को क्या करना है? बुक्स में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, उसी उसी कॉस्ट पर एसेट्स को क्या करना है? बुक में रिकॉर्ड करना है। उसको क्या कहते हैं? कॉस्ट कंसेप्ट। ठीक है, उसको कहते हैं आप खरीद मूल्य। खरीद मूल्य मतलब अधिग्रहण करने की लागत, जिसको आप एक्विजिशन कॉस्ट करते हैं, परिवहन लागत, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कहते हैं, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, और इन सब को ऐड करेंगे तो बनेगा एक कॉस्ट। और उस कॉस्ट पर क्या करना है? उस बुक एसेट्स को बुक में क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। उस कॉस्ट पर क्या करना है? उस एसेट्स को बुक में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, बाजार मूल्य से वो कोई लेना देना नहीं है।
बाजार में क्या मूल्य है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, बोला कि क्या करते हैं, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। भाई डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट की अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। बोला डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का ये है क्या, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, इसको अकाउंटिंग का बेसिक प्रिंसिपल कहते हैं, और ये अकाउंटिंग का हार्ट एंड सोल होता है। ये क्या होता है, अकाउंटिंग का हार्ट एंड सोल होता है। नहीं, क्या होता है ये, अकाउंटिंग का हार्ट एंड सोल होता है। बेसिकली वन ऑफ द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, फॉर एवरी क्रेडिट देयर मस्ट बी करस्पॉन्डिंग डेबिट। जितने भी क्रेडिट होंगे उसका एक करस्पॉन्डिंग डेबिट होगा। सो एवरी ट्रांजैक्शंस वी रिकॉर्ड मस्ट हैव टू फोल्ड इफेक्ट, और इसीलिए जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके टू फोल्ड इफेक्ट होते हैं। वन फोल्ड डेबिट, सेकेंड फोल्ड क्रेडिट। जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट, है ना। मान लीजिए कि एक पेज के मतलब एक बुक्स है, बुक का मतलब 2 पेज है, तो जितना इस तरफ खुलता है उतना ही इस तरफ भी खुलता है ना, है कि नहीं। जितना इस तरफ खुलता है उतना ही दूसरी तरफ में, मतलब इस साइज की इस तरफ के भी साइज वही होते हैं शेप, और इस तरफ के साइज और शेप भी क्या होते हैं, मतलब सेम ही होते हैं, दोनों तरफ साइज और शेप सेम ही होते हैं। इट विल बी रिकॉर्डेड इन 2 प्लेस। दिस इज द कोर कंसेप्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और इसे डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग का कोर कंसेप्ट कहा जाता है, जिसको आप कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। क्या कहते हैं इसको, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, कि मतलब जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उसके 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष होता है डेबिट और दूसरा पक्ष होता है क्रेडिट। जितना डेबिट उतना ही क्रेडिट। नेक्स्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट, रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द रियलाइजेशन अकाउंटिंग कंसेप्ट, revenue is only recognized when it is realized. Now revenue is in the cash inflow for a business arising from the sale of goods or service, and we assume this revenue is realized only when it legally arises to be received. So in the simpler terms, the profit earned will be recorded when it is actually earned. मतलब रियलाइजेशन का मतलब प्राप्ति होता है, राजस्व तभी पहचाना जाता है जब उसकी वसूली हो जाती है। रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है कि बस ये नहीं मान के क्या करना है, किसी चीज को रिकॉर्ड करना रेवेन्यू को, कि हमने सेल कर दिया है तो उसका पैसा हमको मिल ही जाएगा। जब तक वहां पर एक्चुअल में आपसे उसको उससे पैसा आपको नहीं मिल जाता है तब तक नहीं लिखना है। रियलाइजेशन कंसेप्ट कहता है किसी भी लेन देन में जब तक वो चीजें हमारे पास आ नहीं जाती तब तक नहीं रखना है। मान लीजिए किसी को सेल किया है तो ये नहीं कि अब हम रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि वहां से इतना पैसा आएगा। भैया ऐसा भी हो सकता है कि वो दिवालिया हो जाए, डूब जाए, पैसा नहीं आएगा, तो कहता है कि जब तक वो एक्चुअल रूप से रिसीव नहीं हो गया है ना, तब तक उसको क्या करना है, रियलाइज नहीं मानना है। ये कहता है रियलाइजेशन कंसेप्ट। कहता है ना, अब राजस्व किसी व्यवसाय के लिए वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री से उत्पन्न होने वाला नकदी प्रवाह है, और हम इस राजस्व को तभी प्राप्त हुआ मानते हैं जब यह कानूनी रूप से प्राप्त होने योग्य हो। सरल शब्दों में अर्जित लाभ तब दर्ज की जाएंगी जब वो वास्तव में अर्जित हो गई हो। ये नहीं कि मान कहावत है कि पानी में माछ और 9 कोटी बकरा। मछली पानी में है और आप बकरा कर रहे हैं कि भाई 9 कोटी हम खाएंगे, 9 कोटी वो, 9 कोटी वो। कोटी मतलब उसका पीस जो होता है। तो बोला कि जब तक अर्जित लाभ तब तक दर्ज नहीं किया जाएगा जब तक कि वो वास्तव में अर्जित नहीं हो गया। जब वो वास्तव में अर्जित हो जाएगा तभी उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, तभी उसको हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड करेंगे, वरना रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अगली है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट कहता है दिस कंसेप्ट स्टेट दैट द रेवेन्यू एंड द एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांजैक्शंस शुड बी इंक्लूडेड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड, सो इट बी डिटरमाइन द इनकम ऑफ अ पीरियड ऑफ ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंसेस। अब जैसे मैचिंग कंसेप्ट की बात करते हैं तो कहा कि देखिए अब अकाउंटिंग पीरियड हमने बना ली थी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। जैसे कि आज 1 अप्रैल 2024 है, तो यहां से एक नया अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, जो कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 जनवरी 2025 तक चलेगा, सॉरी 31 मार्च 2025 तक चलेगा। तो जब हम प्रॉफिट और लॉस की बात करेंगे तो प्रॉफिट और लॉस निकालने से पहले वो कहता है कि मैचिंग कंसेप्ट का मतलब कि इस फाइनेंशियल ईयर के, इस अकाउंटिंग ईयर के जितने भी इनकम हुए हैं उसको एक साइड रखिए, जितने भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं उसको एक साथ रखिए, और फिर इनकम को ऐड करिए, एक्सपेंसेस को ऐड करिए, और फिर कंपेयर करिए कि आप प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं। इसको कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट। मतलब उस अकाउंटिंग ईयर के सारे रेवेन्यू, इनकम और सारे एक्सपेंसेस
और क्या करके ऐड करके उसको एक साथ क्या किया जाएगा, मैच करवाया जाएगा, मिलान करवाया जाएगा, और मिलान करने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि प्रॉफिट है या लॉस है। उसको कहते हैं मैचिंग कंसेप्ट। क्या कहते हैं इसको, मैचिंग कंसेप्ट। अगली हमारी फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। कौन सी है, फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट का मतलब है, कहता है कि देखिए अकाउंटिंग स्टेटमेंट, अकाउंटिंग मतलब जो हम अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, तो पहला होता है कि पहले गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, और उस इंफॉर्मेशन को यूज करने वाला, जो कि हम बता चुके हैं। तो भाई हम जो इंफॉर्मेशन तैयार कर रहे हैं, हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, क्यों तैयार कर रहे हैं, केवल अपने लिए नहीं, अपने के साथ साथ जो बाहर के व्यक्ति हैं, जो मान लीजिए इन्वेस्टर हैं, लेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उन तक सूचना पहुंचाने के लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करते हैं। तो फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट कहता है कि वहां पर क्या करना है आपको, वहां पर करना यह है कि जो भी प्रासंगिक इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, उन सब रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को उसके सामने डिस्क्लोज करना है, कुछ छुपाना नहीं है, जो रिलेवेंट है वो, है नहीं। फुल डिस्क्लोजर का ये मतलब कि सब कुछ खोल के रख देना है, नहीं, जो रिलेवेंट है उसको रखना है। अब ऐसा नहीं कि अपना बिजनेस आइडिया भी वहां पर रख देना कि हम बिजनेस इस हिसाब से करते हैं। अगर ऐसा कर देंगे तो कल आपको कोई बिजनेस आइडिया चुरा लेगा और वो नया बिजनेस क्रिएट कर लेगा। तो जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है कि हमारी प्रॉफिट एंड लॉस कैसी जा रही है, बैलेंस शीट हमारा क्या है, ठीक है, हमारा कैश इनफ्लो आउटफ्लो किस हिसाब से रहता है, वर्किंग कैपिटल हमारा क्या है, फिक्स एसेट्स, ये सब है रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। और यही इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचानी है, क्योंकि उसी हिसाब से हमको क्या मिलेगा उनसे, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट, पैसा, सप्लायर्स, हमको गुड्स मिल जाएगा, रॉ मटेरियल मिलेगा। अगली हम आते कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि एक बार जो अकाउंटिंग मेथड आपने फॉलो कर लिया है, उसको कुछ दिनों तक क्या करना है, कंसिस्टेंट रखना है। ये नहीं कि आज कैश बेसिस पर क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग कर रहे हैं, अगले फाइनेंशियल ईयर में एक्चुअल बेसिस पर अकाउंटिंग कर रहे हैं, फिर उसके अगले वाले में कैश बेसिस पे कर रहे हैं, फिर उससे अगले में एक्चुअल बेसिस पे कर रहे हैं। ये जो कैश बेसिस एक्चुअल बेसिस, कैश बेसिस एक्चुअल बेसिस होगा नहीं, तो वो कहीं ना कहीं क्या करता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है लोगों में। क्योंकि कैश बेसिस अलग में चीजें हैं, एक्चुअल बेसिस बिल्कुल अलग चीजें हैं। क्योंकि कैश बेसिस में करता है कि जब तक हम एक्सपेंस पे नहीं करेंगे, जब तक इनकम हमको रिसीव नहीं हो जाएगा, तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। जबकि एक्चुअल बेसिस क्या कहता है कि जैसे ही वो अर्न हो गई रेवेन्यू, रिकॉर्ड कर लेनी है। जब ये एक्सपेंस इनकर्ड हो गया, लगा कि यहाँ पे एक्सपेंस हो जाए, उसको क्या करना है, रिकॉर्ड कर लेना है। लेकिन वो चीजें तो यहाँ पर नहीं है। तो फिर मान लीजिए अकाउंटिंग, सॉरी, कैश बेसिस पे करेंगे, एक्चुअल बेसिस पे करते रहेंगे, दो अलग अलग मेथड को लेकर चल रहे हैं। मतलब एक साल में कैश बेसिस, एक अगले वाले में एक्चुअल बेसिस, फिर कैश बेसिस एक्चुअल बेसिस। तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है लोगों के अंदर। जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्या है, यूजर्स हैं, चाहे एक्सटर्नल हो इंटरनल, उनके बीच में क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो उसके लिए करना क्या है कि जिस बेसिस को ले रहे हैं, जिस मेथड को ले रहे हैं, उसको कुछ दिनों तक कंटिन्यू करनी, मतलब साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल कंटिन्यू करनी है, फिर उसको बदलनी है ना, ताकि कंपेयर कर सके, ताकि कंपेयर करने में सुविधा हो, तुलना करने में। अगली है कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कौन सी, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। बोल कि लेखांकन अवधारणा लेखांकन में विवेकशीलता को क्या करती है, बढ़ावा देती है। इसमें कहा गया कि लाभ को तब तक शामिल नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उसका एहसास ना हो जाए, है। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है, कहते सुनते होंगे लोगों को कि बिजनेस कर रहे हो तो भैया प्रॉफिट क्या होगा उसका डिसाइड ना करना हो, करो ना करो, लेकिन उससे कितना क्या क्या नुकसान हो सकता है और कितने नुकसान में हम जा सकते हैं, इसका अंदाजा निश्चित रूप से लगाना चाहिए। और ये बिल्कुल सही कही गई बात है। इसको कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहते हैं, रूढ़िवादिता की परंपरा कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को बेसिस मानकर ही आप बिजनेस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप फेल हो जाएंगे। आपको ये भी सोचनी है, ये अगर मैं ये प्लान बना रहा हूं, प्लानिंग कर रहा हूं, योजना बना रहा हूं, ये चीजें मैं लगा रहा हूं, तो ये सही रूप से काम कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, सही रूप से वर्क कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, है ना। चूंकि क्योंकि फिर वहां पर क्या आ जाती है, वहां पर फिर बात आ जाती है कि भाई मान लीजिए कि अगर काम कर गया तो अच्छी बात है, काम नहीं किया और वहां पर आप लॉस के पोजीशन में चले जा रहे हैं, तो कितनी लॉस झेल सकते हैं, एक हद तक की लॉस को झेला जा सकता है, उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर
आप फेल कर जाएंगे बिजनेस में। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कहता है कि भले ही प्रॉफिट को क्या करना है, आपको प्रॉफिट का अनुमान लगाना है ना लगाना है, लेकिन लॉस का अनुमान जरूर लगा लेना है, ताकि अपने आप को उस लॉस की स्थिति से आप परिचित होंगे और उसको कैसे उस स्थिति से बाहर निकलना है, इसकी भी आप प्लानिंग दिमाग में बिठा कर रखेंगे। नेक्स्ट, मेटेरियलिटी कंसेप्ट। मेटेरियलिटी कंसेप्ट बोल रहा कि मेटेरियलिटी कंसेप्ट का मतलब कि अभी भी आपने कहा कि फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट कहा था कि सभी सूचनाओं को क्या करना, फुल्ली डिस्क्लोज करना है दूसरों के सामने। मेटेरियलिटी कंसेप्ट कहता है नहीं, जितनी महत्वपूर्ण है, जैसा उसने हमें जोड़ लिया था, हमने उसमें भी जोड़ दिया था कि जितनी महत्वपूर्ण जानकारी है उसको ही आगे सामने रखनी है। जो मान लीजिए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है मतलब अब मान लीजिए किसी को आप बिजनेस आइडिया शेयर कर रहे हैं, तो आप तो बेवकूफी कर रहे हैं ना, फिर तो आपका बिजनेस आइडिया चुरा कर क्या करेगा, एक नया बिजनेस शुरू कर देगा। तो आपको वो नहीं करना है, आपको क्या करना है कि जो उस मतलब मेटेरियलिटी, जो प्रासंगिक सूचना है, जो महत्वपूर्ण है उसके लिए, उसी को उसको बताना है। जो महत्वपूर्ण नहीं है उसको नहीं बताना है, इसको बताने से भी फायदा नहीं होने वाला है। तो कहते हैं मेटेरियलिटी कंसेप्ट। अगली है हमने कौन सी, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ठीक है, क्या करते हैं ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट कहता है कि जो भी अकाउंटेंट आप रखे हुए हैं जो कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, पहले तो उसको कोई भी पूर्वाग्रह से बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं कहा कि क्यों रिकॉर्ड कर लिए, तो सर हमको लगा। अरे भाई तुमको लगा कैसे, यहां तो पूर्वानुमान की बात होगी ही नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कही गई है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते वक्त जिन चीज का वाउचर है, जिस चीज का हमारे पास बिल है, केवल उसी को रिकॉर्ड करना, जिसका नहीं है नहीं रिकॉर्ड करना। भले ही बिजनेस का ओनर ही क्यों ना कहे कि इस चीज को रिकॉर्ड करो, अकाउंटेंट को रिकॉर्ड नहीं करना है। क्यों, नहीं तो वो खुद फंस जाएगा, कल ऑडिटिंग हो जाएंगी, जैसे उसने हमने कहा उसके पास वो तो रिकॉर्ड कर दिया लेकिन भाउचरे नहीं है, बिले नहीं है, तो फंस जाएगा ना। तो जो अकाउंटेंट है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल उसकी जो उसका कंसेप्ट होना चाहिए ऑब्जेक्टिविटी। हम आपकी पक्षपात नहीं करेंगे, जिस चीज का आप वाउचर दोगे, जिस चीज का आप बिल दोगे, हम उसका एंट्री कर देंगे, बाकी का एंट्री नहीं करेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। इस हिसाब से उसको काम करनी चाहिए। बात क्लियर। और उसके बाद हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, उसके बाद हमने इसमें क्वेश्चंस भी दी थी, तो यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे तो वहां से थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक थी आपकी पूरी की पूरी कंसेप्ट। तो दो चैप्टर की है, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग और कंसेप्ट। एक बची हुई स्टैंडर्ड्स की बातें। क्या बची हुई स्टैंडर्ड्स की बातें, है ना। तो स्टैंडर्ड्स वाला होगा तो मैं कल मॉर्निंग में ही क्लास ले लूंगा आपको 7 बजे, क्योंकि थोड़ा हो सकता है कहीं बाहर निकलना पड़े, आज ही निकलना था, है ना, लेकिन प्लान कैंसिल हो गया तो कल निकलना हो सकता है, इसलिए मैं क्लासेस होगी तो मैं या तो मॉर्निंग में क्रिएट कर लूंगा, नहीं तो शाम को लूंगा आने के बाद, क्योंकि बीच में हम रहेंगे नहीं दरभंगा, इसलिए क्लास नहीं हो पाएगी। बाकी इन दोनों चैप्टर को पढ़ाया, और यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। आप उसको जाकर देखिए, जहां जो टर्म में प्रॉब्लम होती है उसको कॉपी पर लिखिए, और जब डाउट सेशन होता है उसको पूछिए। ठीक है, चलिए क्लियर। मिलते हैं कल क्लास में, टाइमिंग आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी, या तो इसी टाइम में होंगी, या नहीं तो आपको हम आने के बाद कर देंगे क्लास, क्योंकि हो सकता है कि कहीं निकलना पड़े तो नहीं, वहां पर क्लासेस नहीं हो पाएगी। आज के किसी कंसेप्ट, कोई भी फैक्ट्स में कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, उसको हम क्लियर कर देते हैं, नहीं तो फिर क्लासेस एंड करते हैं, मिलते हैं कल। यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? नहीं ना। अरे यूनिट नंबर कंप्लीट हो गया है, क्या छूट गया उसमें बताइए तो, क्या छूटा उसमें, क्या छूटा हुआ उसमें? हुँ? क्या छूटा हुआ उसमें? जो टॉपिक छूटा हुआ उसको लिख करके भेजिए हमको।